हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किजल लर्निंग के ऊपर। और हम आज से शुरू करेंगे जो ग्रुप की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, आपके कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास नहीं चल रही है आपकी, 3 क्लासों के बाद में क्लास ड्रॉप होगी। तो क्लास कंटिन्यू रहेगी आज के बाद और आपको रोज कुछ नया नया टॉपिक मिलेगा और सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज से हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे सारे रीट लेवल फर्स्ट से और सेकंड के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास 1 महीने से 40 दिन बचे हैं, मान लेते हैं, तो उससे पहले पहले हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपके पास रिवीजन के लिए जो क्रैश कोर्स करवा रहा हूं उसका 1 महीना आपके पास बचेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक रहेगा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, फिलहाल के लिए अभी मैं सेकंड लेवल का एसएसटी का टॉपिक उठा के लाया हूं। कल हम रीट लेवल फर्स्ट के, ये सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल के हम क्लियर करेंगे टॉपिक कौन कौन से हैं जो इससे मैच कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम पहले बात करेंगे इसमें, तो हमने देखा हमारे टॉपिक में हमारे लगभग 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो सब्जेक्ट जैसे पृथ्वी, हमारा पर्यावरण, फिर है भारत का भूगोल और हम फिर देखेंगे राजस्थान का भूगोल। हम सामान्य तौर पर क्या देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये मैच करेगा आपके रीट लेवल फर्स्ट से, और ये टॉपिक है भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अगर हमने देखा तो ये जो पृथ्वी और पर्यावरण की हमने बात की, तो ये है विश्व के भूगोल से संबंधित मान सकते हैं इसको, या फिजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित मान सकते हैं। और हम सेकंड लेवल की बात करेंगे, मतलब सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। देखिए, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भारत का भूगोल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लगभग सारे भारत के टॉपिक आ गए, इसमें सिलेक्टेड लिया गया है। और राजस्थान का भूगोल की बात करेंगे तो राजस्थान के भूगोल के सारे टॉपिक नहीं लिए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नया सिलेबस आया है उसमें काफी टॉपिक हटा दिए गए हैं। जैसे मैंने पिछली बार 3 रीड के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, उनमें किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ये वाले टॉपिक हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए नहीं है, वो उसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। अब आप मान के चलिए कि जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो टॉपिक ही हमें मोटे मोटे तौर पर क्रैश कोर्स में शामिल करके क्लियर करना है, और इन्हीं से लगभग आपके 80 से 90% क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे पहले पृथ्वी और हमारा पर्यावरण की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतरों की हम बात करेंगे। अगर अक्षांश और देशांतरों की हम बात करेंगे तो आप देखिए अक्षांश देशांतरों में कि पृथ्वी की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, पृथ्वी पर जो भी स्थान है उनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, आज की क्लास से हम शुरुआत करने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों में हम 2 प्रकार की गतियां पढ़ेंगे, घूर्णन और परिक्रमण गतियां पढ़ेंगे। इनके क्या क्या नाम हैं और किस तरीके से घूमने से ऋतुएं बनती, दिन रात बनती, ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो लगभग हमारा एक क्लास में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे वायुदाब और पवने। पवने किस तरीके से चलती है, किस तरीके की उनकी दिशाओं के हिसाब से उसका नामकरण होता है, और उनका वायु का दाब किस स्थान पर कैसे कैसा दाब रहता है, हम ये देखने वाले हैं। फिर देखेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात, कि चक्रवात किस तरीके से बनते हैं और प्रतिचक्रवात उसका उल्टा कैसे बनता है, इसकी भी बात करेंगे। ये मौसमी दशाओं से संबंधित आ गए हैं प्रश्न। देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण देखेंगे, हम सूर्य की गतियां देखेंगे और चंद्रमा की गतियां देखेंगे, और पृथ्वी की गतियों के अनुसार यहाँ पर जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो भी हम देखेंगे। ध्यान रख लेना, यहाँ पर ज्वार भाटा नहीं दे रखा, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण दे रखा है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम जरूर कवर करेंगे। फिर देखते हैं पृथ्वी के जलवायु कटिबंध। जलवायु कटिबंध देखेंगे कि पृथ्वी के जलवायु कटिबंध अक्षांशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो हम अक्षांशों के आधार पर जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जलवायु कटिबंध भी जब दोबारा पढ़ेंगे तो इनको भी एक बार हम क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम जैवमंडल। जैवमंडल तो यहाँ सिर्फ नाम लिया गया है जैवमंडल, अब ये विश्व का जैवमंडल भी हो सकता है, भारत का जैवमंडल भी हो सकता है, राजस्थान से संबंधित भी हो सकता है। ये तीनों इसमें हम देखेंगे। अब देखते हैं पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। ये देखेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर्यावरण और समस्याएं समाधान। ये आपके 10th क्लास में और 11th क्लास में मैच करता है। आपने देखा होगा, जब सिलेबस देखा होगा तो आपने सिलेबस के लास्ट जो लाइनें होती हैं नीचे नोट डालकर लिखा गया है कि यहाँ पर 8वीं से 10वीं तक का क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, और लेवल क्या रहेगा, 12वीं तक के लेवल रहेगा। कठिन स्तर 12वीं तक का रहेगा, एसएसटी के लिए 12वीं तक का रहेगा, और रीट लेवल के लिए कौन सा रहेगा, क्लास 10 तक का रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए कि एसएसटी
के अलावा जो लेवल फर्स्ट है उसमें 12वीं तक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, तो इसमें कितने टॉपिक हो गए हैं? अक्षांश देशांतर 1 हो गया, पृथ्वी की गतियां 2, वायुदाब पवने 3, चक्रवात प्रतिचक्रवात 4, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण 5, जलवायु वटीवन 6, जैवमंडल 7, पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान 8। लगभग 8 पृथ्वी और हमारा पर्यावरण में से क्या हुए हैं? लगभग 8 टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो हमारे 8 या ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक होगा तो हम 10 क्लासें कर लेंगे। तो ये 10 क्लासों के लगभग रहेगा हमारा, 8 से 10 क्लासें। अगर छोटा रहेगा तो 8 क्लासों में हम इसको कवर कर लेंगे। क्लियर? तो आप याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे कि पृथ्वी और पर्यावरण में हमारी लगभग 8 क्लासें होने वाली हैं। आज से क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 क्लासें, तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 क्लासें होंगी। आज से आप याद रख लेना, सिलेबस हमें याद होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो मैं रोज ये सिलेबस लेके आऊंगा सामने और आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ आज कौन सा टॉपिक है, कल कौन सा है और बाकी ये है। तो हम लगभग 30 दिन में या 35 दिन, जितने भी दिन होंगे, तो हम 30 से 35 बार इस सिलेबस को देखने वाले हैं। तो हमें जब क्रैश कोर्स खत्म होगा तब ये 35 बार देखेंगे तो ये सारा का सारा याद हो जाएगा, और ये याद होना जरूरी भी है। देखिए हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम उसका सिलेबस याद होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे ये रीट वाले एग्जाम की बात नहीं करे, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसका सिलेबस हमें पहले पता होना चाहिए। देखिए अगला टॉपिक आएगा, इसमें सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। अब इसमें पढ़ेंगे हम भूआकृति प्रदेश, मतलब भारत में पर्वत, पठार, मैदान और यहाँ के द्वीप समूह है, और ये जो भी आंतरिक भाग है वो सारे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। भूआकृति और प्रदेश दोनों एक तरीके से मैच करके हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर है जलवायु पढ़ेंगे हम, सेकंड नंबर पे जलवायु आएगी। दोनों को यहाँ भूआकृति और प्रदेश को कर लिया, जलवायु आने वाली है। जलवायु में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु किस तरीके से है, कहीं शुष्क है तो कहीं अर्ध शुष्क है तो कहीं मानसूनी है, सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जाएंगे हम, तो प्राकृतिक वनस्पति की हम बात करेंगे। जितनी भी वनस्पतियां हैं भारत से संबंधित वो सारी की सारी हम इसमें कवर करेंगे। चौथे नंबर पे वन्य जीवन बात करेंगे। वन्य जीवन का मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि जो भी इंपोर्टेंट अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, या कोई नया बना है किसी स्टेट में, तो वो हम इसमें देखेंगे। अगला देखेंगे बहुउद्देशीय और नदी घाटी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे हम, ये एक साथ मैच करके हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये पढ़ेंगे नदी घाटी की जो इंपोर्टेंट है। देखिए ये मैं पहले बता देता हूं आपको, जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर नदी घाटी परियोजनाओं की मैंने बात की है तो 101% इसमें से क्वेश्चन आएगा जो पहले आ चुका है। इंडिया लेवल के क्वेश्चन हो या फिर या राजस्थान के एग्जाम हो, सब में ये आ चुका है। फिर पढ़ेंगे हम मृदा, पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मृदा में हम देखेंगे कि हम इसमें सर्वे देखते हैं, जो अमेरिकन सर्वे है उसका हम उपयोग हमेशा से करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रकार की हैं 8 प्रकार की मृदा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जिनके नाम है, जिसके अंग्रेजी नाम है 11 प्रकार के, वो सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे। कृषि फसलों के बारे में हम देखेंगे, ज्यादा नहीं है, ये लगभग एक क्लास में हो जाएगा। फिर हम इसमें उद्योग पढ़ेंगे, जितने भी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग होंगे, या फिर इसमें लौह इस्पात के उद्योग के अलावा जूट, वस्त्र उद्योग, जितने भी उद्योग हम इसमें पढ़ लेंगे। फिर खनिज देखेंगे इसके साथ साथ, फिर परिवहन देखेंगे। खनिजों में जितने भी सारे खनिज हैं भारत में पाए जाने वाले, आप समझ के रखिए कि लगभग जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही रिपीट होकर इसमें आएंगे। परिवहन पढ़ लेंगे, परिवहन में से चांसेस कम होते हैं, क्वेश्चन कम आने के चांसेस रहते हैं। जनसंख्या पढ़ेंगे, इसमें से तो 101% क्वेश्चन आएगा क्योंकि हम ये कई बार पढ़ चुके हैं। मानव संसाधन पढ़ेंगे कि मानव संसाधनों का मतलब कितने क्या लोग रोजगार हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कोरोना में क्या हालत चल रही है लोगों की, रोजगार प्राप्ति के लिए लोगों को, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो क्या पता इससे संबंधित, मानव संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम देखेंगे हम। तो भारत में जो अभी नवीन योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। आप देखोगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर भी इसमें योजनाओं से संबंधित पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल पूछेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में करंट वाले डाटा भी जरूर पूछेंगे। हमने पिछले 3 रीट की बात की थी, तीनों रीटों में हमने देखा था कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे ज्योग्राफी में। इसमें कितने टॉपिक हो गए हैं, हमने देखा पृथ्वी और पर्यावरण में हो गए 8 टॉपिक। इसमें देखेंगे भारत का भूगोल, तो इसमें भूआकृति प्रदेश 1, जलवायु 2, प्राकृतिक वनस्पति 3, वन्य जीवन 4, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं 5, मृदा 6, कृषि फसलें 7, उद्योग 8, खनिज 9, परिवहन 10, जनसंख्या 11, मानव संसाधन 12,
और ये विकास, आर्थिक विकास के कार्यक्रम 13। ये 13 टॉपिक हैं, हम इनको भी लगभग 10 से 12 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कितने हो गए इसमें, 8 दिन हमने इसकी बात की और इसमें बात की हमने 12 दिन, तो 8 और 12 कितने हो गए हैं, लगभग हमारे पास 20 दिन। तो हम पृथ्वी, हमारा पर्यावरण और भारत का भूगोल हम 20 दिन में कवर करने की कोशिश पूरी करेंगे। क्लियर, आप समझ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, राजस्थान का भूगोल और संसाधन। देखिए राजस्थान के भूगोल और संसाधनों की इसमें बात की गई है, तो इसमें देखेंगे इसके भौतिक प्रदेश, जैसे हमने इसके भौतिक प्रदेश देखे भारत के, वैसे ही राजस्थान के भौतिक प्रदेश आएंगे इसमें, कि मुख्य तौर पर 4 से 5 इंपॉर्टेंट भौतिक प्रदेश है, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे और क्रैश कोर्स में लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी राजस्थान से संबंधित आएंगे। आप समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन सीधे उठकर आएंगे इसमें से, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। देखिए आगे, जलवायु और अपोहा प्रणाली, इन दोनों को एक क्लास में कवर करेंगे। जलवायु कैसी है राजस्थान की, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो जलवायु थोड़ी सी अलग है, दक्षिण राजस्थान की अलग है और पश्चिमी राजस्थान की बिल्कुल अलग है। और अपोहा प्रणाली में हम देखेंगे, अपोहा प्रणाली का मतलब होता है, इसमें नदियां देखेंगे हम अच्छे से, तो लगभग मान के चलिए कि नदियों से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। झीलों के क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देखेंगे झीलों के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो झीलों के क्वेश्चनों में हम देखेंगे देखो झीलों से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। मृदा से संबंधित अब तक क्वेश्चन तीनों रेटों में नहीं आया है, तो चांसेस है किस बार आएगा। जल संरक्षण और जल संग्रहण, इसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अभी जैसे ये टॉपिक क्लियर होंगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप पहले जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट देखकर आपका कोर्स कवर हो जाएगा। कृषि फसलें देखेंगे, कृषि फसलें भारत की भी है और राजस्थान की भी है। खनिज और ऊर्जा संसाधन देखेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्वेश्चन तीनों रेट में आ चुके हैं। राजस्थान की अब इसमें देखेंगे, राजस्थान की प्रमुख नहरें देखेंगे, नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, परिवहन उद्योग भारत वाले जैसे के टॉपिक है वैसे के वैसे यहां पर आएंगे। और इसके बाद में ये क्या हो गया, देखिए देखते हैं। हाँ देखेंगे हम आगे, हाँ तो देखेंगे परिवहन उद्योग देखेंगे हम इसमें, जनसंख्या देखेंगे, पर्यटन स्थल, भारत में पर्यटन स्थल नहीं है लेकिन राजस्थान में है, और वन्य जीवन हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए कितने टॉपिक हो गए इसमें, भौतिक प्रदेश 1, जलवायु अपोहा प्रणाली 2, झीलें 3, मृदा जल संरक्षण संग्रहण 4, और कृषि फसलें 5, खनिज संसाधन ऊर्जा संसाधन हो गए हैं, कितने हो गए हैं 6, राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घटी परियोजनाएं कितने हो गए हैं 7, परिवहन 8, उद्योग एवं जनसंख्या 9, उद्योग और जनसंख्या को 9 और 10 हम 10 मानेंगे, पर्यटन स्थल 11 और वन्य जीव और जीवन 12 टॉपिक हो गए, लगभग 12 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो आप मान के चलिए इसमें भी लगभग 12 दिन हमें लग जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए थे हमारा पृथ्वी और पर्यावरण, इसमें हमने देखा, तो इसमें देखने के बाद हमने क्या देखा, इसमें 8 और इसके 12 और इसके भी लगभग 12, लगभग कितने हो गए 32। यहां पर लगभग 32 टॉपिक हम कवर करेंगे। 32 टॉपिक में से मैं आपको, आप मान लीजिए आधे टॉपिक 16 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, जिनकी नई तैयारी है, जिन्होंने शुरू कर रखा है, जिनका कोर्स कवर भी हो चुका है अच्छे से, वो इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करके लगभग 80-90% तक पहुंच सकते हैं। देखिए इतनी देर तक मैं इस टॉपिक पे, इस पेज पे पढ़ा हूं, इसका रीजन ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि पृथ्वी जो पहला ये सब्जेक्ट है, इसमें 8 है, इसमें 12 के लगभग है और इसमें भी 12 के लगभग टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। देखिए स्ट्रेटजी होती है किसी भी कोर्स को कवर करने की, वो पहले सिलेबस से स्टार्ट होती है। तो मैंने जैसे सिलेबस के सारे पॉइंट्स के अभी क्लियर किए कि किस तरीके से हम तैयार करने वाले हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे इसमें, एक बार इसको साफ कर देते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, तो अक्षांश और देशांतरों से संबंधित प्रश्न आते हैं, आते ही आते हैं।
अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के जलवायु, देखो जैवमंडल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आएंगे, 100% आएंगे। 2 हो गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी की गतियां, यहाँ पे भी चांसेस हैं। 3, 3 के बाद में हम देखेंगे जलवायु कटिबंध। 4, लगभग 4 हम देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिन्होंने नई तैयारी शुरू की है इन चारों को देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी काफी बड़े हैं, आपको समझ में कम आएंगे अगर अभी तैयारी है, बाकी इनको कवर कर सकते हैं, इनमें से क्वेश्चंस निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की हम बात करेंगे तो इसमें भारत के भूगोल में से लगभग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपने देखा होगा भारत के उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन हमने तीनों रीट में देखे थे, तो ये आएंगे। फिर इससे आएंगे दूसरे नंबर पे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आए थे, और खनिज से भी संबंधित प्रश्न आए थे। कितने हो गए? 3। भारत में, भारत के भूगोल में 3 बन चुके हैं। अब आगे देखेंगे तो भौतिक प्रदेश 4, कितने हो गए? 4 हो गए हैं, जहां से भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न तीनों रीटों में लगभग आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजनाएं से। कितने क्वेश्चन टॉपिक हो गए हैं यहाँ पर? 3, 4 और 5। लगभग ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के भूगोल से, जहां से क्वेश्चन हमेशा बन के आते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं देखो, अगर आज से भी आपने तैयारी शुरू की है तो इन 5 पॉइंट्स को देख लेना, काम हो जाएगा। अब राजस्थान में चलते हैं, तो राजस्थान में देखो भौतिक प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे राजस्थान तो सारा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ चांसेस कहाँ से ज्यादा है। भौतिक प्रदेश, खनिज ऊर्जा संसाधन, तीनों रेट में प्रश्न आ चुके हैं। अगर हम नीचे देखेंगे तो नहरें और नदी घाटी परियोजनाएं, यहां से प्रश्न आने के चांसेस हैं। उद्योग और जनसंख्या से तो आएगा आएगा, लिख लीजिए। अगर आप पूछो सर हमें तो एक ही टॉपिक बता दो राजस्थान के भूगोल में से, तुम उद्योग और जनसंख्या बताऊंगा, यहां से प्रश्न जरूर जरूर बनेंगे। और अगर पिछले रीट में पूछ चुका है तो उससे अलावा आप जनसंख्या से संबंधित ये देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, वन्य जीवन और वन्य जीव, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। कितने हो गए हैं? लगभग 4 टॉपिक। अभी 12 से 13 टॉपिक जो हमने इसमें देखे थे उसमें से हमने 4 देखा। हाँ, एक और रह गया है, जल संरक्षण और संग्रहण। इसमें से भी प्रश्न हमेशा आते हैं, तो आप मान के चलिए अगर मिनिमम 5 देखोगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। अगर ये चाहो तो आप 2 दिन में भी तैयार कर सकते हो, तो आपके 5 क्वेश्चन 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हमारा पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर। यहां से शुरू करेंगे हम अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायदा पवने, चक्रवात प्रतिचक्रवात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहीं से शुरू करेंगे। यहां से शुरू करेंगे और यहां पर जाकर हम क्रैश कोर्स खत्म करेंगे। रोज ये पेज मैं सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए चलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर। देखिए अक्षांश और देशांतर हम बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं है, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, इसमें रेखाएं भी इंक्लूड होंगी। अगर हम बात करेंगे अक्षांश की, देखो सामान्य तौर पर यहाँ पर अक्षांश की हम बात करेंगे, तो देखो अक्षांश होते क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको पूर्व से पश्चिम की ओर दिख रही हैं सभी को, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। ये लाइनें दिख रही हैं आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, दिख रही हैं लाइनें। तो यहां देखेंगे ये लाइनें क्या कहलाती हैं? ये अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। अगर हम बात करेंगे अक्षांश की, अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, देख लिया। पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है अक्षांश कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर? और ये वो रेखाएं जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के बीच में खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं या देशांतर कहलाते हैं। क्लियर? ये 2 चीजें हैं जो सामान्य तौर पर पूछ लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार हो गया है और ये हो गया है क्या? ये पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई है। क्लियर? हम ऐसे पढ़ेंगे पृथ्वी के चारों ओर कौन सी रेखाएं खींची गई है। अगर हम अक्षांशों की बात करेंगे तो अक्षांशों में देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, अब कितने अक्षांश होते हैं वो भी कवर करेंगे। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी है। अगर हम ये देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, इस पे एक स्थान है ये वाला।
अगर ये स्थान है तो मैं आपको पूछूंगा कि ये स्थान, इसकी दिशा बता सकते हैं आप? नहीं दिशा बता सकते, क्योंकि अगर एक बॉल होती है, बॉल के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया, अब मैं पूछूंगा आपसे ये डॉट कहाँ पर लगा हुआ है, आप कहोगे ऊपर है, तो मैं बॉल को घुमा दूंगा तो वो नीचे हो जाएगा। ये आप कहोगे नीचे, उत्तर दक्षिण हम पूर्व पश्चिम उसमें नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये लाइन खींच दूंगा मैं तो आप बता दोगे कि ये डॉट लाइन की कौन सी दिशा में है, दाईं तरफ है, या फिर क्या नाम है इसके, यहाँ पर डॉट है तो ये बाईं तरफ है। अगर ये लाइन खींच दी मैंने ऐसे, तो आप इसको देख के बता सकते हो कि ये डॉट कहाँ पर है, ये इसके उत्तर में है या ऊपर की ओर है। समझ में आ गया? अगर हम इस गोले की बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांट दिया, गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दी है तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अक्षांश रेखाओं की हम बात करते हैं। तो वे काल्पनिक रेखा हैं जो वृत्ताकार रूप से पृथ्वी के पूरी चारों ओर मतलब दक्षिण से पूर्व की ओर खींची गई हैं, वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। इनकी अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे, तो इनकी बात करेंगे तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश होते हैं 181 डिग्री अक्षांश होते हैं। अब कैसे होते हैं 181, तो देखेंगे हम। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, हमने देखा क्या, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं जो वृत्ताकार रूप में पृथ्वी के चारों ओर, चारों का मतलब उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में खींची गई है। अगर हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो इससे उत्तर में जाएंगे तो यहां से 0 से 1 डिग्री इसमें अक्षांश, 2 डिग्री इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहां तक पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री अक्षांश हो गए हैं। ऐसे ही दक्षिण में हम जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 से शुरू करेंगे हम, 0 डिग्री अक्षांश से, और यहाँ तक 30, 60 और 90 तक, यहाँ 90 अक्षांशों तक हम पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया है? तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस कौन से कवर किए हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 181 होती हैं, और 0 डिग्री अक्षांश से 90 अक्षांश ऊपर होते हैं उत्तर की ओर, 90 अक्षांश दक्षिण की ओर होते हैं। 90 कितने हो गए हैं, ये 90 180 हो गए हैं, और ये जो 0 डिग्री है इसको भी हम काउंट करेंगे तो 181 अक्षांश हो गए हैं। क्लियर? यहां तक हम देखेंगे। अब 181 है, अब इसमें जो भी बारीकियां हैं वो हम आगे वाले पेज में देखने वाले हैं। देख लिया हमने। अब इसमें देखेंगे जो यहां पर है ये है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं 360। ध्यान रख लेना, मैंने यहाँ पर अक्षांशों की बात की, अक्षांश रेखाओं की बात नहीं की गई है। यहाँ देशांतर रेखाओं की बात की गई है। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, और देशांत 360 डिग्री भी हम इनको बोल सकते हैं, इन डिग्रियों के ऊपर ये होती हैं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर होती है। चारों ओर का मतलब ये एक बार हो गई, इसके पीछे की ओर होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये होती है जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश है, देशांतर है, तो ये ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे जाकर 180 से आसपास ये हो गया है, और इधर ही पश्चिम की ओर होगा तो ये भी 180 हो गया है, तो ये 360 हो गए हैं। यहाँ अलग है, यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो पीछे जो 180 है, मतलब पीछे वाला भाग, ये तो फ्रंट वाला भाग हो गया, इसके पीछे वाला भाग, ये 180 डिग्री कहलाता है देशांतर। अगर हम 180 डिग्री देशांतर की बात की है तो 180 डिग्री देशांतर पीछे जाकर दोनों, मतलब ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध का भी 180 जो खत्म होता है और पश्चिमी गोलार्ध का 180 है, दोनों एक ही देशांतर है, इसलिए यहाँ 360 कहा जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों को अलग अलग देखते हैं। देखो अलग अलग देखेंगे तो ये देखो ग्रिड देखिए, अब एक बार एक साथ देख लेते हैं। ये जो जाल बनाया गया है, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लगा दिया, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि ये अक्षांश रेखा से उत्तर में है, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में है। और ये देखोगे कहीं दूसरा ये स्थल है, जैसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका दे रखा है ये, तो ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में है, आप ध्यान रख लेना। और अगर यहाँ पर 0 डिग्री हमने देशांतर रेखा देखी तो इस देशांतर रेखा से किस में है, पूर्व की तरफ है, और ये भाग कौन सा है, पश्चिम की तरफ। तो हमने क्या दे रखा है, देखा कि ये जो स्थान है ये अक्षांश से उत्तर में और देशांतर के किस में है, पूर्व में। तो अब ये पूर्व में, तो ये इस तरफ है, तो इस तरफ है, तो क्या हुआ, ये उत्तर, ये पूर्व, इसका मतलब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित जगह हो गई है। क्लियर? आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि हम स्थितियों का निर्धारण करते हैं। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं का
अक्षांश और देशांतरों का उपयोग हम ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जैसे इस स्थान का हमने निर्धारण किया है। और ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, इसका ग्रिड बनता है। क्या बनता है, ग्रिड। अब मैंने देखा, मैंने यहाँ पर पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि यहाँ पर 0 डिग्री क्या हो गया है, ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश हो गया है। यहाँ से जाते 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 यहाँ पर हम 90 डिग्री पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पर दक्षिणी में जाते जाते हम 90 डिग्री अक्षांश पे पहुंच गए हैं, और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया है। तो यहाँ देखिए, अब मैंने कहा कि अभी कहा कि मैंने 181 अक्षांश होते हैं, क्लियर, 181। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे, रेखाएं, अगर इन रेखाओं की हम बात करेंगे तो ये रेखाएं होती हैं 179, मतलब 179 ये रेखाएं होती हैं। अब ये 2 का अंतर कहां से हो गया, ये -2 कहां से चले गए। तो आपने पढ़ा होगा कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होते हैं, वो अक्षांश रेखाएं नहीं कहलाती हैं। क्यों नहीं कहलाती हैं, आप देखो, यहाँ आपने एक चीज गौर की होगी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं वो बहुत बड़ी लग रही होगी, फिर उसके ऊपर जाओगी तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, उससे बहुत छोटी है, 60 डिग्री उससे भी छोटी है, और 90 डिग्री पे कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो 0 डिग्री है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहलाती है, विषुवत वृत्त भी इसे कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, विषुवत वृत्त प्रश्न आया हुआ है ये कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती है, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, विषुवत वृत्त है। क्योंकि ये यहाँ पर आपने देखा होगा पृथ्वी यहाँ से क्या है, यहाँ पे काफी मोटी है। हम पृथ्वी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे कि पृथ्वी यहाँ से मोटी, इसलिए ये रेखा काफी बड़ी है, और ये यहाँ पर छोटी होते 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 लास्ट में जाकर 90 डिग्री पे सिर्फ डॉट बचता है। क्या बचता है, सिर्फ डॉट। अब डॉट को हम रेखा नहीं कह सकते, इसलिए ये डॉट, उत्तरी डॉट और ये दक्षिणी अक्षांश वाला 90 डिग्री डॉट क्या कहलाएगा, 2 अक्षांश कहलाएंगे। तो ये 2 अक्षांश हो गए, ये रेखाएं नहीं होती है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। और बाकी क्या होती है, ये रेखाएं होती हैं। तो ये 9, अगर 2 तो उत्तरी और दक्षिणी हम इसमें माइनस करेंगे 181 में, तो 179 अक्षांश रेखाएं हो गई। तो अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, यहां पर 179। अगर आपसे पूछे अक्षांश कितने हैं तो कितने होंगे, 181, और अक्षांश रेखाएं 179। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डॉट की वजह से इनको रेखाएं नहीं कहा जाता है, क्लियर। और इनको जो ग्रिड बन गया है, इसका ग्रिड को क्या कहते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाओं का ग्रिड कहते हैं, क्लियर। अब देखेंगे आगे, अक्षांश रेखाओं की बात की गई है। देखो अक्षांश, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इस अक्षांश रेखाओं में कुछ इंपोर्टेंट रेखाओं को हमने नाम दे दिया गया है। अगर हम देखेंगे इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा की हमने बात की यहाँ पर, तो इसके उत्तर में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश, फिर हमने 66.5 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश, 3 अक्षांशों की हमने बात की है। तो 3 अक्षांश हो गए। इसी तरीके से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश की हमने बात की है। अब इनको नाम दिया गया है, नाम जरूरी था क्योंकि पृथ्वी का ये बहुत ही बड़ा भाग है, और यहाँ पर अगर हम 1-1 डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर नामकरण इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मोटे तौर पर हमने इसका क्या किया है, नामकरण किया है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा, तो ये कौन सी है, कर्क रेखा हो गई है, क्लियर। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ दक्षिण में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी ट्रॉपिक, ये क्या है, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का मतलब होता है ये है मकर रेखा, कौन सी हो गई है, मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा हो गई है, मकर रेखा हो गई है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो ये भाग है पूरा का पूरा, जिस भाग की हमने बात की है, ये भाग दक्षिण, इसमें उष्णकटिबंधीय भाग में आता है। हम कटिबंध भी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ये उष्णकटिबंध में आता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिलहाल हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। अब हम बात करेंगे तो यहाँ किसको कहते हैं, आर्कटिक सर्किल कहते हैं। तो 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा कहलाती है, 66.5 डिग्री को ऐसे भी लिखा जाता है, आप जानते हो। तो इस 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्कटिक सर्किल, और ऐसे ही यहाँ पर देखिए जो 66.5 डिग्री है वो इसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। कभी कभी आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल है तो आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर दोनों का नाम सुना होगा आपने, तो इनका कभी कभी नाम ये कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर आर्कटिक अंटार्कटिक। तो एक चीज याद रख लेना, आर्कटिक मतलब ऊपर की ओर,
बस, बाकी अंटार्कटिक अपने आप ही साउथ में हो जाएगा। ये अक्षांश रेखा क्लियर हो चुकी है, हमने देखा अक्षांश रेखाओं से। इससे ज्यादा अक्षांश रेखाओं में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे हम आगे देख लेंगे। तो देखिए, ये पूरी पृथ्वी के बारे में बात की है, ये पूरी पृथ्वी का मैप हो गया है। तो यहां देखेंगे हम ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसकी हमने बात की है। और अब इसके बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर आ गई है 23.5 डिग्री, कौन सी है, कर्क रेखा, क्लियर, कर्क रेखा। और यहां पर देखेंगे तो 23.5 डिग्री कौन सी आ गई है, मकर रेखा, कौन सी आ गई है, मकर रेखा। अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा भारत, भारत की लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क अक्षांश गुजरता है, ये पूरी पृथ्वी का। अगर हम देशांतर की बात करेंगे, देशांतर की हमने अभी बात नहीं की, इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां देखो आप, अगर यहां पर आओगे तो आप यहां पर ये वाला भाग 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री की बात की हमने, तो इस 0 डिग्री से अगर हम यहां पर पूर्व में जाएंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और यहां पर जाएंगे तो ये कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने पूरे विश्व का मैप है, पूरे विश्व के मैप में आपको दिख रहा है कि जो महाद्वीप है, हमने पिछली वाली क्लास में महाद्वीपों के बारे में बात की थी। तो ये जो महाद्वीप है आप देख सकते हैं, ये जो 0 डिग्री देशांतर है उससे पूर्व में कौन कौन से महाद्वीप है और पश्चिम में कौन कौन से महाद्वीप है, अच्छे से देख लेना। पूर्व में है एशिया है, या यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी अक्षांश की तरफ, देशांतर की तरफ है, और बाकी के पूर्वी देशांतर की तरफ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 महाद्वीप जिसकी बात की हमने, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी देशांतर की तरफ स्थित है, बाकी ज्यादातर क्या है, महाद्वीप पूर्वी देशांतर में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर देशांतर की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई, तो देखो अक्षांश देशांतर रेखाओं के लिए 1984 में वॉशिंगटन डीसी मतलब यूएसए, ये रहा यूएसए, अमेरिका, ये पूरा उत्तरी अमेरिका है। इसको उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी आता है, मैक्सिको आता है, और ये अमेरिका देश आता है। यह वाशिंगटन डीसी मतलब इसकी राजधानी में क्या हुआ था, 1884 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के तहत यह किया गया कि अक्षांश देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर अक्षांश देशांतरों का निर्धारण उसके बाद में किया गया था। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे। फिलहाल के लिए हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको कवर कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ का मतलब है जितने भी अक्षांश है पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण एक बिंदु कोणीय दूरी है। उत्तर और दक्षिण में एक बिंदु कौन सी हो सकती है, तो हमने देखा था यहां पर अक्षांश। तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टीचर पूरा कोर्स करवा देते हैं, बट ऐसे टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं वो आपको समझ में नहीं आती। अभी जब तक मैंने आप लोगों को सिखाया अब तक नहीं समझ में आया होगा, ये चीजें समझ में आ गई बट ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखो बहुत ईजी है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक बिंदु कोणीय दूरी है, वो कहां से मापी जाती है, इसका आंसर आप बताइए अगर आपने पढ़ रखा है तो। इसमें देखिए भूमध्य रेखा और बिंदु कोणीय दूरी उत्तर और दक्षिण की ओर, अगर उत्तर और दक्षिण की ओर मापेंगे तो क्या होगा, तो देख सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी के केंद्र से। कैसे, अभी हमने बात की 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब 180 का कोण बन गया है। अक्षांश रेखा की बात की गई, यहां पर किसकी बात की गई है, अक्षांश की। ये भी ध्यान रखेंगे कि अक्षांश पूछा गया है, देशांतर, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने बात की थी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री यहाँ पर आर्कटिक वृत्त हो गया है। क्लियर, हमने ये पढ़ा था। अब देखो ये जो कोणीय दूरी कौन सी होती है, ये जो बिंदु है पृथ्वी का, ये कौन सा बिंदु है, यहां से ये देखो एक कोण बन गया, ये 66 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री मिल गया। आपने खूब मैथ में पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री कोण का कोण बना है किस तरीके से बना है, ये अक्षांश रेखाओं का कोण बना है, तो ये इसलिए बना है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री कोण बना के नहीं बना, बन गया कोण। यहाँ पर 23.5 डिग्री का कोण बना नहीं बना, ये बन गया। 66.5 डिग्री का कोण बना नहीं बना, बन गया। 90 डिग्री का कोण बना नहीं बना,
बन गया। क्लियर, आपको समझ में आ गया। अगर दक्षिण की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री का तो कोण यहाँ पे भी बन गया, यहाँ से 0 से, और 66.5 का भी यहाँ पर बन गया है। क्लियर। तो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है अक्षांश, तो ध्यान रखना पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। बस हम ऐसे कोण को देखते नहीं है, हम सीधी रेखाएं देखते हैं। ये 23.5 डिग्री हो गई, ये 66.5 हो गई, ये 90 हो गई। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर हम बैक करके देखेंगे यहाँ पर तो ये कोण समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पर ये कोण 23.5 डिग्री वाला समझ में यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम एक बार, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली कौन से ध्रुव, हम जानते हैं 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जोड़ने वाली मतलब हमने उनको जोड़ दिया। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। हमने देखा था अभी ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। देखो आप, किया प्रतिच्छेदन, तो किसको किया है, उसको समकोण पे प्रतिच्छेदन, समकोण बन गया है इसका। समकोण पे प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा क्या कहलाती है बताओ, मध्याह्न रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी रेखा कहलाएगी। बताइए, दक्षिण ध्रुव को, दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को कौन सी मिला रही है, देशांतर रेखा मिला रही है। कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा, जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। आप ध्यान रखोगे देशांतर, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशों के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। देखो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की, इसकी बात की गई है अक्षांश रेखाओं की। फिर से हम ये बना लेते हैं पृथ्वी का, ये रही अक्षांश रेखा है। क्लियर, फिर ये 23.5, 66.5, ये 90 डॉट, यहाँ पे भी 23.5, 66.5 और ये 90 डॉट। अब आप एक चीज नोटिस की होगी आप लोगों ने, जो ये पृथ्वी का, जैसे मैं गोला बना देता हूं, पृथ्वी ऐसी है थोड़ी सी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर है ध्रुवों की तरफ जाने पर, अगर यहाँ साउथ की तरफ जाएंगे और यहाँ नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी है बताइए। क्या ये स्थिर है, मतलब जो ये रेखा बराबर है वैसी ही सारी रेखाएं बराबर है, नहीं है। ये घटता है, ये बढ़ता है, ये पुनः पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो देखो कौन सा आंसर होगा इसका, आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए ये है घटता है, क्योंकि ये देखो बड़ी रेखा विषुववृत्त जो सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है, इसकी लंबाई होती है लगभग 40,000 किलोमीटर। आगे पढ़ लेंगे हम डिटेल में। ये फिर जाते ही ये देखो छोटी हो गई, उसके बाद और छोटी हो गई, लास्ट में डॉट हो गया है। तो ये घटता जाता है, यहाँ साउथ में भी देखेंगे तो ये घट रहा है, फिर ये घट रहा है और ये लास्ट में जाकर और कम हो गया है, बिंदु हो गया है। जो हमने देखा था कि 2 अक्षांश हैं जो बिंदु के तौर पर है और बाकी 179 अक्षांश रेखाएं हैं। टोटल अक्षांश कितने हैं, 181। क्लियर, ये घटता है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हाँ क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। देखिए अक्षांश हमने पढ़ लिया, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसकी थ्योरी थोड़ी सी 3-4-5 लाइनें जो है इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसके अलावा देशांतरों की अगर हम बात करेंगे तो देशांतरों में भी कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं वो भी देखेंगे, और थ्योरी के कुछ 5-7 जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी बनेंगे पैरा, वो आपको पैरा मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो अक्षांत और देशांतर कल खत्म हो जाएंगे। अक्षांत देशांतरों में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उनकी एक 1 लाइनर मैं आपको आराम से टॉपिक में क्लियर यहाँ पर करवा दूंगा। किंजल लर्निंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नए स्टूडेंट जुड़ते हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलते, आप बने रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आप इस चैनल पे बने रहेंगे। क्लियर, तो आज हमने पढ़ा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जरूरी है 2 मिनट लास्ट में रिपीटेशन जरूरी है कि हम उसको हमने किस तरीके से कवर किया है। तो देखिए हमने हमारे 3 सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी में एसएसटी से संबंधित, हम उसको कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमने इसमें 8 टॉपिक हो गए हैं। इसमें कितने हो गए थे, 12 टॉपिक हो गए, इसमें लगभग 12 से 13 टॉपिक हो गए हैं। तो हमने 32 से 33 टॉपिक हम इसमें देखेंगे हमारे सिलेबस में क्रैश कोर्स में। हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी तो हमने देखा कि ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर स्थानों का निर्धारण करने के लिए अक्षांश देशांतर रेखाओं को काल्पनिक रूप से माना जाता है। अक्षांश रेखाएं होती हैं वृत्ताकार रूप से होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर वृत्ताकार रूप में खींची गई है। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, अक्षांश 181 होते हैं, अक्षांश रेखा 179 होती हैं। क्लियर,
और अब आगे देखेंगे हम, इसमें देशांतर रेखा 360 होती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर हम अक्षांश रेखाओं की हम बात करेंगे तो अक्षांश रेखाओं को यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट भागों में बांटा गया है, जिसको कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक व्रत कहलाता है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिणी भाग की जाएंगे विषुवत वृत्त से दक्षिणी भाग की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्लियर। और इसके बाद में हमने विश्व में भी देख लिया था कि कौन कौन से महाद्वीप किस गोलार्ध में पड़ते हैं। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे तो भारत कौन से अक्षांश में पड़ता है, अक्षांश क्या कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर देशांतर की बात करेंगे तो हम ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो ये भाग कौन सा हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। क्लियर हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और हमने यहाँ पर महाद्वीपों की भी बात कर ली थी। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हमने एक पृथ्वी के केंद्र से ही कोणीय दूरी मापी जाती है सारे अक्षांशों की। फिर उसके बाद में हमने देखा कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो कौन सी थी, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा समकोण पर प्रतिच्छेद करती है किसको, भूमध्य रेखा को। देखिए यहाँ पर मध्याह्न भी काफी क्वेश्चनों में काफी जगह मध्याह्न भी दिया गया है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। बट देशांतर रेखाएं होती है, ध्यान रखोगे, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, सारी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे आप। उसमें एक मध्याह्न रेखा भी आती है, देखेंगे आगे। ध्रुवों की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, हम जानते हैं कि ये ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, तो व्यास की प्रकृति क्या होती है, कम होती जाती है। लास्ट में 90 डिग्री पर ये अक्षांश है, ये डॉट बन जाता है। क्लियर, आज हमने क्लियर कर ली है सारी चीजें इससे संबंधित क्रैश कोर्स में। हालांकि इसकी पीडीएफ विथ नोट्स में नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि उस क्लास में क्या होगा, इनसे संबंधित थ्योरी के सारे पार्ट मैं वहां पर डाल दूंगा। यहाँ पर मोटा मोटा हम क्या करें, इन चीजों को समझ रहे हैं। थ्योरी देखो आपके पास नोट्स में पहले से थ्योरी है, और इसके अलावा आप देखोगे तो आपके पास जो नोट्स हैं वो नोट्स है या कोई भी गाइड हो आपने जो दे रखी है, आपने पढ़ रखी है, उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं। एक बार वहां जाकर इसको रिवीजन कर लेना। बाकी मैं क्रैश कोर्स वाले नोट्स डलवा दूंगा कल लास्ट क्लास में, इस टॉपिक की लास्ट क्लास में, तो आप इसमें से और बाकी का रिवीजन कर लेना। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से तैयार कीजिए, खुद को बने रहिए। अपने पास बहुत कम टाइम है, लगभग आज से 78 डेज के आसपास बचे हैं हमारे पास। एक एक दिन कीमती है और आप उस चीज को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हो। आप यहाँ पर बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से कवर करेंगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे। बट इस चीज का ध्यान रखेंगे आप इन चीजों को वहां अपने टॉपिक में क्लियर करेंगे। अगर आज यहाँ से पढ़ा है तो आप 5 या 10 मिनट निकालकर अक्षांश देशांतर अपनी गाइड या अपने जो भी नोट्स वगैरह हैं वहां से इसको देखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्रैश कोर्स करवा रहा हूं मैं, तो क्रैश कोर्स में काफी चीजें छूटेंगी। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीजों को मैं छोड़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है उन्हीं को मैं कवर करूंगा। इसलिए आप वहां पर नोट्स में उसको जरूर रिवाइज कीजिए। और आज ही 10 मिनट निकाल करके, सर ने पढ़ाया 10 मिनट में कवर कर लेंगे। बने रहिए। मैम की क्लास आज रोज चलती है लेट्स क्रैक राजस्थान के ऊपर, कीजिए लर्निंग के ऊपर 10 बजे क्लास चलती है। बाकी का जो टाइमिंग रहेगा मैं एक बार 8 बजे रोज क्लास लेने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल के लिए लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, तो काम चलाइए। जैसे व्यवस्था हो जाएगी लाइव क्लास भी मैं जल्दी लूंगा। ठीक है, मिलते हैं। सब बने रहिए किंजल लर्निंग के ऊपर। थैंक यू।